कहानी का शीर्षक है गलत कदम। धानी और मेहिका दोनों एक ही ऑफिस में कार्यरत थी। दोनों को ऑफिस आए हुए आधे घंटे से अधिक हो चुका था। धानी अपनी सीट पर बैठी हुई थी कि तभी मेहिका उसके पास आई और बोली, अरे धानी, तुम्हें पता है ना, कल ऑफिस में नए बॉस आ रहे हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ। और यही बात तुम मुझे पिछले आधे घंटे में लगभग 3 से 4 बार बता चुकी हो मेहिका। फिर भी तुमने एक बार भी मेरी बात पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। कल नए बॉस का ऑफिस में पहला दिन है, तो तू जरा ढंग से बन संवर कर ऑफिस आना। जानती है ना, पहला इम्प्रेशन ही आखिरी इम्प्रेशन होता है। मेहिका की बात सुनकर धानी चुप ही रही। मेहिका को भी पता था कि धानी पलटकर कुछ नहीं बोलेगी, परंतु फिर भी अपनी बात कहकर मेहिका ने मन तो हल्का कर ही लिया था। तभी मेहिका फिर से बोली, धानी, तुम इतनी सुंदर हो, अपने आप को ठीक से बना संवार कर क्यों नहीं रखती हो? धानी ने मेहिका की ओर देखते हुए कहा, तुम सब जानती हो मेहिका, फिर भी ऐसी बात पूछ रही हो। जानती हूँ धानी, परंतु समय के साथ सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। जो पीछे रह जाते हैं उन्हें तो दुनिया वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने आप को बदलना ही पड़ता है। धानी मेहिका को झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर डपटते हुए बोलती है, बस मेहिका, अब चुप हो जा, ज़्यादा उपदेश मत दे मुझे। तो वे दोनों एक साथ मुस्कुरा उठती हैं। मेहिका और धानी में आपसी समझ बहुत अच्छी थी। जहाँ मेहिका अपने आप को ज़माने के अनुसार अपडेट रखती, तो वहीं धानी को इससे कोई मतलब न था। पिछले 5 साल से वह इस ऑफिस में काम कर रही थी, परंतु आज भी यहाँ के माहौल में अपने आप को ढाल नहीं सकी थी। उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं था। ऑफिस के सहभागी उसके व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी भी करते रहते हैं, पर वह पलटकर कभी कोई जवाब नहीं देती है। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद वह घर आई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके रहन सहन के तरीके से नए बॉस के आने का क्या लेना देना है। वह जैसी है ठीक है, अपना काम तो बड़ी लगन से करती है, और सच पूछा जाए तो वह अब श्रृंगार करे भी तो किसके लिए? उसके पति राज को गए हुए पूरे 5 वर्ष हो गए थे। राज के जाते ही उसकी जिंदगी एकदम से बदरंग हो गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राज उसे इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा। कितना प्यार करता था राज उससे। उसकी हालत देखकर उस समय मेहिका ने ही उसे सुझाव दिया था, धानी, तुम मेरे ही ऑफिस में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दो। हो सकता है बॉस तुम पर दया करके राज की जगह पर तुम्हें नौकरी पर रख ले। कब तक उसकी याद में ऐसे ही आंखें भिगोती रहोगी? उसकी बात धानी को ठीक लगी थी और उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया था। राज एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार इंसान था। ऑफिस में किसी को उससे कोई शिकायत न थी। उसके पति की सब इज्जत करते थे तथा राज की वफादारी को देखते हुए बॉस ने धानी को नौकरी दे दी। वह अपने काम से काम रखती। बाकी ऑफिस में क्या हो रहा है, यह सारी खबरें मेहिका ही उसे लाकर देती थी। उसका बेटा विभोर 15 बरस का हो चुका है। राज अपने पीछे इतना पैसा तो छोड़कर गया था कि उसके बेटे विभोर की परवरिश ठीक से हो सके। उसके सपने को पूरा करने के लिए
उसने बेटे को एक अच्छे हॉस्टल में भेज दिया था। राज के जाने के इतने बरस बाद आज उसने अपने आप को दर्पण में बड़े गौर से देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी प्रौढ़ता आ गई थी और बालों में हल्की सी सफ़ेदी आने लगी थी, जिसे उसने छुपाने का या बालों को कलर करने का प्रयास कभी नहीं किया। मिहिका के इतना कहने पर उसने राज की पसंद की गुलाबी रंग की साड़ी बरसों बाद पहनी थी। बालों पर मेहंदी लगाकर उन्हें करीने से बांध लिया था और चेहरे पर हल्का मेकअप कर ऑफिस आ गई। उस पर नज़र पड़ते ही मिहिका बोली, वाह धानी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। धानी ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी। आज सभी कर्मचारी समय से पहले ऑफिस आ गए थे। ठीक 10 बजे बॉस ऑफिस में आ गए। मिहिका ने आते ही उन्हें फूलों का बुके थमा दिया। सबसे पीछे धानी खड़ी थी। मिहिका ने उसका परिचय कराया तो बदले में एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही बॉस रक्षित चौंक गए और बोले, आप यहाँ? धानी ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे लगा कि शायद उसने उन्हें पहले कहीं देखा है। धानी से कोई उत्तर न पाकर रक्षित अपने केबिन की ओर बढ़ गए। औपचारिकताएं समाप्त होने के पश्चात उन्होंने चपरासी को भेजकर धानी को अपने रूम में बुलवा लिया। मैं आई कम इन सर? यस कमिंग। बॉस की परमिशन मिलते ही धानी बॉस के कमरे में आ गई। धानी को देखते ही बॉस ने बैठने का इशारा किया और फिर बोले, मिसेज राज मल्होत्रा, आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपको याद है, मैं भी उसी कॉलोनी में रहता था जिसमें आप रहते थे। आपके ठीक सामने वाला घर मेरा था। धानी ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आ गया। हाँ सर, याद आया, परंतु तब मैं आपका नाम तक नहीं जानती थी। मैं और राज एक ही ऑफिस में काम करते थे। राज ने कभी आपसे मेरा परिचय नहीं करवाया। आपको यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। सर, एक रोड एक्सीडेंट में 5 वर्ष पहले राज हमें छोड़कर चले गए। ऑफिस वालों के अनुरोध पर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। आपको बॉस की कुर्सी पर देखकर अच्छा लगा। इसका मतलब अब आप अकेली रहती हैं। परिस्थितियों के आगे किसका बस चला है सर? ये बात तो है धानी जी। अच्छा सर, क्या मैं जा सकती हूँ? धानी ने पूछा तो रक्षित ने उसे जाने की इजाज़त दी। वह उसे देखते ही भूल गया था आज उसका ऑफिस में पहला दिन है और उसे कुछ ज़रूरी मीटिंग लेनी है। धानी अपने कैबिन में आ गई तो मिहिका ने उससे पूछा, धानी, तुम इन्हें जानती हो? हाँ मिहिका, अब से 8 वर्ष पहले ये हमारे फ्लैट के ठीक सामने रहते थे। वाह धानी, यह तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मिहिका खुश होते हुए बोली तो धानी ने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया। पूरा दिन नए बॉस के आने की गहमा गहमी में निकल गया। शाम को घर आकर धानी रक्षित के बारे में याद करने लगी। तब कितने दुबले पतले और शर्मीले हुआ करते थे रक्षित जी।
शायद धानी रक्षित को अच्छी लगती थी, इसलिए जब भी मौका मिलता बालकनी में खड़े होकर उन्हीं के घर की तरफ देखा करते थे। कभी धानी से उसकी नज़र टकरा जाती तो धानी अपनी नज़रें झुकाकर झट से कमरे में घुस जाया करती थी। ऑफिस में मीटिंग आदि निपटाने के बाद रक्षित घर आए तो बार बार उनकी आंखों के सामने खूबसूरत और जवान धानी का चेहरा घूमने लगा। कितनी सुंदर और मासूम है धानी। उसे भी धानी जैसी ही पत्नी की चाह थी। उसने कई दफ़ा राज से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन राज ने कभी भी उसमें रुचि नहीं ली थी। धानी की सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि वह राज के ऑफिस जाते समय सारे काम छोड़कर धानी की एक झलक पाने के लिए अपने फ्लैट की बालकनी में आ ही जाता था। धानी भी इस बात से अनजान न थी। पड़ोस में रहते राह चलते कभी भी धानी से उसकी आंखें चार हो ही जाती थी तो धानी हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती थी। धानी ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद रक्षित बेंगलुरु चला गया। काम के प्रति समर्पण की बदौलत वह लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। कुछ समय बाद साथ काम करने वाली नेहा से उसकी अच्छी पहचान हो गई। पहचान प्यार में बदली और फिर वे हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। रक्षित अपने शादीशुदा जिंदगी से खुश था। पति पत्नी नौकरी करते हुए अपनी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजार रहे थे। आज अचानक ऑफिस में धानी को देखकर रक्षित पुरानी यादों में खो गया और उसकी आंखों के सामने मासूम दुबली पतली सुंदर सी धानी का चेहरा साकार हो गया। उसके बर्ताव में उसे ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ। नौकरी करने से उसके व्यवहार में खुलापन आ जाता तो वह उससे भी ज़रूर कुछ पूछता। पुराने परिचय पर खुशी का इजहार करती तो आगे कुछ बात होती, परंतु उसने तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और न ही अपनी पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक सप्ताह में सब कुछ सामान्य हो गया। आते जाते जब उनकी नज़रें टकरा जाती तो धानी बड़ी शालीनता से कुर्सी से खड़े होकर हाथ जोड़ देती। रक्षित कभी कभी धानी को अपने कमरे में बुला लेता। एक दिन मौका पाकर रक्षित बोला, तुम यहाँ अकेली रहती हो धानी, डर नहीं लगता यूँ अकेले? अब तो आदत हो गई है सर। शुरू में अजीब लगता था, पर वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैंने भी वक्त के साथ समझौता कर लिया है। अपनी ओर से तुम कुछ नहीं कहोगे? रक्षित ने पूछा तो धानी अचकचा गई। आपका परिवार यहीं रहता होगा? हाँ, मेरी पत्नी नेहा इसी ऑफिस की समद रोड ब्रांच में जॉब करती है। मेरे 2 बच्चे हैं जो शहर की नामी स्कूल में पढ़ते हैं। कभी मौका लगे तो मैडम से ज़रूर मिला दीजिएगा सर। इससे आगे धानी ने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप आकर अपने काम में व्यस्त हो गई। मिहिका ने उसको छेड़ने के लिए पूछा, यार तुझे बॉस अक्सर अपने केबिन में बुला लेते हैं। धानी ने कहा, मिहिका मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे अनावश्यक बुलाए। धानी तुम कितनी बेवकूफ़ हो,
लोग तो ऐसे संबंधों के लिए तरसते हैं और तुम इसे नकार रही हो। मुझे किसी से बेवजह मिलना जुलना जरा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना काम ज़्यादा पसंद है, धानी बोली और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। बॉस को जब भी मौका मिलता वह किसी न किसी बहाने से धानी को अपने केबिन में बुला लेता। थोड़ी देर ऑफिस की बात करने के बाद वह उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने की कोशिश करने लगता। धानी की उदासीनता को रक्षित पचा नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि धानी उससे खूब बातें करे। बरसों पुरानी जो कसक उसके दिल में रह गई थी वो उसे अब पूरी करना चाहता था। धानी इसके लिए कोई अवसर ही नहीं दे रही थी। एक दिन रक्षित धानी से बोला, धानी तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो। मुझे यहाँ आए काफ़ी अरसा हो गया। ऑफिस में तो औपचारिक बातें होती हैं। एक दिन मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे खुलकर पुरानी बातों को याद करना चाहता हूँ। उनकी बात पर धानी बोली, मैं भी आपको और नेहा जी को घर पर बुलाने की सोच रही थी, पर धानी तुम तो जानती हो नेहा को कितना काम रहता है। शाम को बच्चों को भी समय देना होता है। हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ की एक कप चाय पीने आना चाहता हूँ। बरसों से दिल में इसकी तमन्ना थी। जी सर। तो फिर शनिवार का दिन पक्का रहा। मैं शाम 8 बजे आपसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर रक्षित ने एक मुस्कान बिखेर कर बात समाप्त कर दी। धानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रक्षित से जितना दूर जाने की कोशिश कर रही है, वह किसी न किसी बहाने उसके नज़दीक आने का प्रयास करता रहता है। आज तक उसने किसी सहकर्मी को अपने घर नहीं बुलाया था। उसे किसी पराये मर्द का घर आना जरा भी पसंद नहीं था। आज बॉस के आग्रह को वह टाल न सकी। अंदर ही अंदर वह बहुत परेशान थी। शनिवार का दिन आ गया। शाम को ठीक 8 बजे घर की डोरबेल बजी। धानी ने दरवाज़ा खोला तो ताजे सुर्ख गुलाबों का बुके लिए रक्षित खड़ा था। धानी ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। रक्षित ने धानी को बुके थमाते हुए एक हल्की सी मुस्कान उस पर डाली और इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। धानी बहुत दिनों से दिल में तमन्ना थी कि तुमसे खुलकर बातें करूं। ऑफिस में तो ये सब बातें हो ही नहीं सकती हैं। आपने ठीक कहा सर। अच्छा सर, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? जो तुम्हें पसंद हो वही ले लूँगा। प्यार भरी नज़र धानी पर डालते हुए रक्षित बोला, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर पर कोई मदद करने वाला नहीं है, अकेली रहती हूँ, इसलिए बेवजह किसी का घर पर आना मुझे पसंद नहीं है। एक आया काम करती है, वह भी अपना काम निपटाकर चली गई है, धानी बोली। तो रक्षित ने राहत की सांस ली और वह बड़े सहज होकर चाय और धानी का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही देर में कदमों की आहट सुनकर रक्षित ने पलटकर देखा तो सामने चाय की ट्रे लेकर नेहा आ रही थी। रक्षित को तो जैसे सांप सूंघ गया। उन्हें लगा कि किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। नेहा, तुम यहाँ? हाँ, धानी ने बहुत जोर दिया था कि आज शाम मैं यहाँ आऊँ। मैं उसके आग्रह को टाल ना सकी। तुम धानी को कब से जानती हो? पिछले कुछ दिनों से। धानी ने बताया था, वर्षों पहले राज और तुम एक ही ऑफिस में काम करते थे और आज शाम आप यहाँ आने वाले हो। मुझे पहले बता देती तो हम साथ ही आ जाते। धानी ने ऐसा करने से मना किया था,
वह आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसने आपसे अनुरोध किया था कि पत्नी को साथ लेकर आइएगा। आपने उसे मना कर दिया था। वह तीनों बैठकर बड़ी देर तक बातें करते रहे। धानी ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। सबने साथ बैठकर खाना खाया। देर रात गए वे घर लौटे। दूसरे दिन ऑफिस आते ही रक्षित ने सबसे पहले धानी को अपने केबिन में बुलाया। वह सिर झुकाए खड़ी थी। वह जानती थी आज उसे बॉस से खरी खोटी सुननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रक्षित बोला, सॉरी धानी, मुझे माफ़ कर दो। किस बात की माफ़ी सर? गलती तो मैंने की थी। तुमने कल मुझे एक गलत कदम उठाने से बचा लिया। यह बात सच है। शादी से पहले तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा करता था। यहाँ आकर जब पता चला कि तुम इसी ऑफिस में काम करती हो, तो मेरी वह दबी इच्छा फिर से सिर उठाने लगी। मैं तुमसे एकांत में मिलकर बहुत कुछ कहना चाहता था। मैं जानती हूँ सर, और नहीं चाहती थी कि मेरे कारण आपकी गृहस्थी में बेवजह तनाव हो, आपकी ज़िंदगी में अकारण ही उथल पुथल हो जाए और मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। आज तक मेरे घर में कभी कोई गैर मर्द नहीं आया। आप मेरे बॉस हैं, तभी मैं आपको अपने घर आने से मना नहीं कर सकी। आखिर में मुझे यह रास्ता ही ठीक लगा। सच में धानी, तुम्हारी तरह तुम्हारे विचार भी बहुत ऊंचे हैं। एक अनुरोध है तुमसे। कहिए सर। धानी, तुम इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना और इसे यहीं ख़त्म कर देना। मैं जानती हूँ सर, और समझती भी हूँ, और यही चाहती भी हूँ कि आपके और मेरे बीच में एक ही रिश्ता होना चाहिए। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपके ऑफिस की एक साधारण कर्मचारी, बस इससे अधिक कुछ नहीं। इतना कहकर धानी बॉस के रूम से बाहर निकल गई। मन का बोझ उतर जाने से उसने राहत की सांस ली। दोस्तों, ये इंसान का मन बहुत ही चंचल होता है। यदि धानी समझदारी से काम नहीं लेती तो एक बॉस की अपने एम्प्लॉय की नज़र में कोई इज्जत नहीं रहती, साथ ही एक परिवार भी टूट जाता। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।